इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8वीं अतीत से वर्तमान। यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास आता है। इसमें चैप्टर 1 अध्याय 1 हम लोग देखेंगे। अध्याय 1 में यहाँ पे दिया गया है कब, कहाँ और कैसे। इसका सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का आइए फिर से याद करें। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर का पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक खाली स्थान कमाना। यहाँ पे खाली स्थान पे हम लोग मुनाफा भर देंगे। क्वेश्चन नंबर का 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे खाली स्थान कहते हैं। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे पुनर्जागरण को भर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है कि मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को खाली स्थान क्रांति कहते हैं। यहाँ पे खाली स्थान पे हम लोग औद्योगिक क्रांति भर देंगे। क्वेश्चन नंबर घ में यहाँ पे दिया गया है कि खाली स्थान में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पे खाली स्थान पे हम लोग अभिलेखागारों भर देंगे, अभिलेखागारों। क्वेश्चन नंबर अंगा समय के साथ देश और राज्य की खाली स्थान सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। खाली स्थान पे हम लोग भौगोलिक को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि सही और गलत बताइए। क्वेश्चन नंबर का वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्ति करना। यह सही है। क्वेश्चन नंबर का अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित था। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर ग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। यह भी गलत है। क्वेश्चन नंबर घ ऐतिहासिक स्रोतों से आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह भी गलत है। क्वेश्चन नंबर अंगा आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वहीं रह गई। यह गलत है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए। अब देखेंगे यहाँ पे दिया गया कि आइए विचार करें। क्वेश्चन नंबर 1 मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फ़र्क पाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। चलिए इसको कॉपी पे हम लोग नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फ़र्क पाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख पत्थरों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, पांडुलिपि की मदद से कुछ खास लोगों, विशेषतः शासकों के बारे में कुछ ही जानकारियां मिलती थी, पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या अधिक और व्यापारिक प्रमाणिक वाले और अधिक प्रमाणिक हो गए। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या और विविधता में और भी वृद्धि हुई है। एक उदाहरण देकर समझना था, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपि बनती थी जिनकी संख्या काफ़ी बेहद सीमित होती थी, पर आधुनिक युग में छपने वाले प्रेस के आविष्कार से सरकारी विभाग की कार्रवाई तक के दस्तावेज की कई प्रतियां बनना संभव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप कहाँ तक सहमत हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में यहाँ पे दिया गया है कि नहीं, मैं किसी भी स्थिति में किसी तरह सहमत नहीं हूँ। किसी जाति के आधार पर ऐतिहासिक कालखंड को नहीं बांटा जा सकता है। जहाँ तक भारत की बात है, शासन किसी भी जाति का रहा हो, हिंदुओं की संख्या सदैव अधिक रहती है। जाति के स्थान पर उसे देसी विदेशी की बात लिखनी चाहिए थी। किसी भी देश में किसी भी काल के शासन किसी भी जाति का है, वहाँ सभी जाति के लोग हुआ करते हैं। अतः मिल का हिंदू काल और मुस्लिम काल लिखना गैर वाजिब था।
क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहाँ कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर आदि रिकॉर्ड रूम में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि आधुनिक काल में निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन फैला। इसके तहत लोगों ने आंदोलन कर स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और राजनीतिक तथा धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज उठाकर गणतंत्र की ओर दिशा बढ़ाई। इसका असर विश्व के अन्य भागों में भी हुआ। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के कई देशों के गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। साथ ही यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा और लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि आइए करके देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई, पता करें। इसके द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन करें जिसका उपयोग हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कर रहे हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, जबकि आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इस प्रकार पाठ 1 अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 2 में भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।